हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आप सबका समग्र बैच में। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की एंड दिस इज समरी ऑफ आर एस शर्मा। आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, जैसा मैं कहता हूं कि यहाँ बुक रेफर कर सकते हैं, या फिर जो मैं पढ़ाता हूँ नोट्स जो होते हैं आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23rd चैप्टर, दिस इज हर्षा एंड हिज टाइम्स। तो हर्षवर्धन की बात करने वाले हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे कोर फैकल्टी PW ओनली IAS, राइट। और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, पढ़ते आगे। तो हर्षवर्धन की बात करने जा रहे हैं, बट बिफोर डैट थोड़ा सा टाइमलाइन पे प्लेस करें। तो हमने जो अब तक डिस्कशन किया है, राइट, हम बात कर रहे थे कि हमने एक एरा पढ़ा था विच वॉज मर्केंटाइल एरा, और इसको शुरू किया था हमने जो है 200 BCE से, राइट। दिस वॉज मर्केंटाइल। थोड़ा समझते हैं कि हाँ हो क्या रहा है, ताकि चीजें आगे थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाए। तो दिस वॉज मर्केंटाइल एरा, और इसके बाद हमने बात करी गुप्ता एरा की। गुप्ता एरा, करेक्ट। हमने पढ़ा इसको जो है कि ये जा रहा है 300 CE से 320 से कह लो, एंड रफली 550 जाता है, बट कन्वीनियंस के लिए 600 कह देते हैं, राइट। कि 600 CE तक रफली गुप्ता का एरा का इंपैक्ट है ना। 550 तक गुप्ता का राज्य रहा है, 600 कह देते हैं, थोड़ा ध्यान में रहेगा, आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये जो 250 साल 300 साल का जो समय है, जोन है, दिस इज गुप्ता। नाउ समझने वाली बात यह है कि हमने बात करी थी कि मर्केंटाइल एरा जब ट्रेड खूब हो रहा है तो एकदम से इकोनॉमी राइज हुई, करेक्ट। और फिर गुप्ता एम्पायर में डिक्लाइन हुई, और ये डिक्लाइन का जो इंपैक्ट था हमें गुप्ता एम्पायर में देखने को मिला। और ये जो डिक्लाइन का इंपैक्ट है अभी वापस कहीं उठ नहीं रहा है। तो ऐसा कोई यू कैन से ग्रेट चेंज इकोनॉमी में नहीं आ रहा है आगे। ये एक आप समझ सकते हैं कि हाँ, आगे की स्थिति को, आगे की हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग, सोसाइटी, एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय दिस फैक्टर कि हाँ इकोनॉमी डिक्लाइन पे थी, राइट। एक बात ना समझो इस बात को कि जब इकोनॉमी डिक्लाइन पे जाएगी तब हम कह रहे हैं कि जो राजा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे यहां पे भी जो किंग है, किंग काफी हद तक जो कोर पावर है वो गुप्ता एम्पायर में उतना स्ट्रांग नहीं है, और काफी हद तक हमको यहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई दे रहा था। डिसेंट्रलाइजेशन, अब यही डिसेंट्रलाइजेशन और पीक करेगा, जब यहां पे जाएंगे तो और बढ़ेगा और इंक्रीज होगा। इनफैक्ट यहीं से हम कहेंगे कि हाँ, फ्यूडल जो राज्य है, फ्यूडल छोटे छोटे जो राजा हैं, तो बहुत छोटे छोटे राज्य नजर आएंगे। तो जो फ्यूडलाइजेशन है या फ्यूडलिज्म है वो हमको यहां से इस डायरेक्शन में 600 के बाद थोड़ा सा दिखने लगेगा। और यही रीजन है कि स्कॉलर 600 के बाद ही कह देते हैं कि अर्ली मेडिवल स्टार्ट हो गया। तो अर्ली मेडिवल इंडिया, अर्ली मेडिवल कब तक चलता है? ये 1200 तक चलता है। तो बहुत सारी किताबों में यहीं से मेडिवल इंडिया शुरू हो जाती है, बट RS शर्मा जी इसको इंक्लूड कर रहे हैं, एंशिएंट इंडिया में इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो हम क्योंकि RS शर्मा जी को पढ़ रहे हैं तो फिर हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मली मैं अपने कोर्सेज में मेडिवल शुरू कर देता हूं यहां से कि हाँ दिस इज अर्ली मेडिवल, तो अर्ली मेडिवल पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मेडिवल पढ़ेंगे, है ना। 1200 से दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल अंपायर, वैसा पढ़ाई करते हैं। तो फिलहाल तो फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो रहा है। तो टेक्निकली ये जो एम्पायर्स हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे इमीडिएटली हम यहीं पे देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर ब्रेक हो जाएगी छोटे छोटे 4 राज्यों में। जो छोटे छोटे 4 राज्य जो प्रोमिनेंट इतने हैं कि हम बात कर सकते हैं उसके अलावा और छोटे छोटे और राज्य होंगे, बट 4 छोटे छोटे जो इनफ जो है, यू कैन से इनफ बिग कि उसका डिस्कशन किया जाए, 4 छोटे छोटे राज्यों में ऐसा बट जाएगा गुप्ता एम्पायर, राइट। सो अगेन विल कम बैक टू दिस, बट ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि आगे की जो एम्पायर्स हैं वो वीक होने वाली हैं, स्पेशली बिकॉज कोई ऐसा ट्रेड बूस्ट नहीं हो रहा है। हमने रीजन भी समझा था कि भाई जो ट्रेड है, स्पेशली जो रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड है, रोमन एम्पायर, राइट, समवेयर अराउंड 500, ये क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। और जब ये ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है तो हाँ, ये इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। अच्छा खासा पार्टनर हुआ करता था हमारा, है ना, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में था, खूब सोना आता था, खूब पैसा आता था। बट रोमन एम्पायर के ट्रेड के डिक्लाइन की वजह से एक तो सिल्क ट्रेड, सिल्क को खुद बनाने लग जाएंगे, और दूसरा खुद उनकी जो एम्पायर है वो डिक्लाइन कर गई है। एंड दैट इज द रीजन कि वी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर, और ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है तो पैसा नहीं है, राइट, है ना। तो ये बात हम समझ रहे थे। इसी में एक थ्रेड और ऐड कर लेते हैं। हमने समझा था कि बुद्धिज्म इसके पहले काफी डोमिनेट करता था, स्पेशली कनिष्क के राज्य में, राइट। इसके पहले अशोक के राज्य में और डोमिनेट करता था, अशोक के बाद। तो एक अशोक ने बुद्धिज्म को अच्छा खासा बूस्ट दिया था, बुद्धिज्म, और उसके बाद कनिष्क ने अराउंड 78 AD काउंसिल कर दी थी। तो महायान बुद्धिज्म राइज पे था यहां तक, महायाना। अब इसके बाद हम ये नहीं कह रहे डिक्लाइन पे है, बट बुद्धिज्म इज ऑल्सो नॉट गेटिंग इनफ पैटर्नेज, राइट। ऐसा कोई बड़ा राजा नहीं है, बड़ा राजा ही नहीं है पहली बात तो,
राइट। और ऐसा कोई जो है यू कैन से बड़ा इंपैक्ट नहीं है बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। हम देखेंगे कि हर्षवर्धन सपोर्ट करते हैं बुद्धिज्म को, इनफैक्ट आगे पालास भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं कह रहे कि आगे कोई डायनेस्टी ही नहीं है जो इसको सपोर्ट नहीं करेगी, बट इतना ज्यादा ग्रोथ जैसा हम कनिष्क या अशोक के टाइम में देखते हैं, इतना ज्यादा ग्रोथ हमें बुद्धिज्म में नहीं दिखेगी। एंड इवेंचुअली बुद्धिज्म विल डिक्लाइन अराउंड 12th सेंचुरी। 12 तक जाते जाते बुद्धिज्म पूरी तरह से हमारे ही देश से, जहां से उगा है, जहां से ओरिजिन हुआ है, वहीं से बुद्धिज्म ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट सा हो जाएगा। राइट। दूसरी बात हमने एक और समझी थी इसी से रिलेटेड, हमने समझा था कि जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिज्म गुप्ता एम्पायर में राइज कर गया था, ब्राह्मणिज्म। राइट नाउ दिस विल कंटिन्यू टू टेक द डोमिनेंट पोजीशन। और जैसा हम आज देखते हैं कि हाँ हिंदुज्म डोमिनेटिंग है, राइट, हिंदुज्म ही जो है यू कैन से डोमिनेंट रिलीजन है इंडिया में, तो विल फाइंड कि हाँ दिस हैज कंटिन्यूड, दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। बट क्योंकि फ्यूडलिज्म है, तो क्या इस जो इकोनॉमी का डिक्लाइन है, क्या इकोनॉमी का डिक्लाइन हमें सोसाइटी पे भी दिखाई देगा? क्या इसका इंपैक्ट सोसाइटी पे भी दिखाई देगा? यस, लग्जरी कम हो जाएगी, पैटर्नेज कम हो जाएगा, डोनेशन कम हो जाएगा, ये सारी चीजें कम होने लगेंगी। राइट, जो प्रिविलेज पहले में भी ब्राह्मणास वगैरह को हुआ करती थी, कंपैरेटिवली हर चीज अब यहां पे डिक्लाइन हो जाएगी। जो अमीर ट्रेडर्स हुआ करते थे, आर्टिजन्स हुआ करते थे, सोसाइटी में पैसे वाले वर्चस्व वाले लोग होते थे, क्या वो डिक्लाइन हो जाएगा? यस। क्या छोटे छोटे, क्योंकि फ्यूडलिज्म, तो फ्यूडलिज्म क्या होता है थोड़ा सा इससे बात करेंगे, बट फ्यूडलिज्म की वजह से छोटे छोटे पावर सेंटर्स क्रिएट हो जाएंगे। So let's talk about feudalism first and then we will continue from here. तो फ्यूडलिज्म, तो हुआ क्या कि गुप्ता एम्पायर में अगर हम देखें तो लेट्स से समुद्रगुप्त की बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? समुद्रगुप्त ने कहा कि भाई ये हमारी एम्पायर है, राइट, गुजरात छोड़ दो। समुद्रगुप्त ने कहा कि ये हमारा राज्य है। लेट्स से समुद्रगुप्त, एग्जांपल ले रहे हैं, समझ रहे हैं फ्यूडलिज्म को। समुद्रगुप्ता। अब इंडिया में जो फ्यूडलिज्म की हम बात करते हैं वो यूरोपियन फ्यूडलिज्म से जो है एसेंस में सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है, राइट, है ना। तो दोनों बातों को मिक्स मत करना। जो आपने यूरोप में फ्यूडलिज्म पढ़ा होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसी का यू कैन से इंडियनाइज्ड वर्जन है, सिमिलर वर्जन है बट नॉट एग्जैक्टली सेम वर्जन। तो समुद्रगुप्ता के अंडर जो कोर पार्ट है, हमने पढ़ा था ऐसा कि कोर पार्ट तो ये है कोर, बट बाकी के जो पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल में भी ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वहां पे कोई लोकल जो किंग है, राइट, स्मॉल किंग, वो रूल कर रहा है, राइट, वो अपना रूल कंटिन्यू कर रहा है, बट वो रिपोर्ट कर रहा है समुद्रगुप्त को कि हाँ ये जो भी लोकल किंग है, K2, K3, K4, जितने भी लोकल किंग्स हैं सारे रिपोर्ट करते हैं समुद्रगुप्त को। ये क्या कहलाते हैं? ये फ्यूडेटरीज कहलाते हैं, फ्यूडेटरीज। नाउ क्योंकि फ्यूडेटरीज हैं तो थोड़ा सा यू कैन से ऑटोनॉमी भी है। अगर राजा बहुत स्ट्रांग है तो इनके ऊपर कंट्रोल रखेगा, राजा उतना वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये राजा थोड़े से अपना जो है अपने हिसाब से राज्य करेंगे, तो काइंड ऑफ थोड़ी ऑटोनॉमी भी रहेगी, स्पेशली अगर कोर वीक है तो, राजा अगर वीक है तो समुद्रगुप्त के अंदर तो ये एम्पायर है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है, सॉरी, चंद्रगुप्ता 2 के अंदर भी ये कंटिन्यू रहेगा, चंद्रा 2। बट क्योंकि चंद्रा 2 के बाद डिक्लाइन हो रहा है, कोर जो है, सेंटर जो है, राजा जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, गुप्ता राजा जो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो लोकल किंग है K1, K2, K3, K4, दे विल बी लाइक कि साहब अब हम आजाद हैं, अब हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो दिस इज हाउ देयर विल बी लॉट ऑफ पावर सेंटर्स। एंड इनिशियली जब हमें गुप्ता एम्पायर में दिख रहा है ऐसा, तो गुप्ता एम्पायर के बाद यू कैन से कि आफ्टर 550 तक आते आते इंडिया का मैप ऐसा हो जाएगा कि ये जो छोटे छोटे राजा थे ये अलग हो जाएंगे। कोई कहेगा कि भाई हमारा एक राज्य है, हम हैं यहां पे मैत्रकास, राइट, अब सेंटर का कोई जो है जोर नहीं है। सिमिलरली हरियाणा साइड एक डायनेस्टी आ जाएगी विच इज कॉल्ड एज पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति, कहेंगे हम भी आजाद हैं, राइट, कोई किसी का हमारे ऊपर जोर नहीं है। सिमिलरली कन्नौज पे एक डायनेस्टी आ जाएगी, दिस इज एट कन्नौज and these are मौखारीज। और यहां पे एक डायनेस्टी है पटना में, राइट, एट पाटलिपुत्र विच आर कॉल्ड एज लेटर गुप्ता। तो ये भी अपने आप को गुप्ता ही कहते हैं, बट गुप्ता ये लोग कास्ट यूज करते हैं, बट दे आर नॉट सेम गुप्ता, दे आर नॉट समुद्रगुप्ता समथिंग,
दे आर डिफरेंट डायनेस्टी, बट फॉर द सेक ऑफ लेजिटिमेसी कि लोग समझेंगे कि हम गुप्ता हैं, हमें सपोर्ट करेंगे, राज्य रहेगा हमारा, तो दैट इज द रीजन कि वो गुप्ता नाम कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए उनको लेटर गुप्ता कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम अभिषेक लेटर गुप्ता है, उनका नाम अभिषेक गुप्ता ही होगा, लेकिन उसमें क्या है कि हाँ जो है, जो राजा है, राजा एक्चुअल गुप्ता एम्पायर नहीं है या गुप्ता एम्पायर का पार्ट नहीं। गुप्ता एम्पायर 550 तक लगभग खत्म हो चुकी है, अब जो है कोई राजा ऐसा सच नहीं है। तो ये छोटे छोटे राजा जो थे, अभी इसमें और भी छोटे छोटे पार्टनर्स होंगे, छोटे छोटे पावर्स होंगे, राइट है ना, बट अब वो इतने बड़े नहीं है कि हाँ हिस्ट्री के कोर्स में उसका डिस्कशन हो, है ना, ऐसा कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन उनका नहीं है। डेफिनेटली देयर विल बी मोर किंग्स। नाउ मैत्रकास, तो यहीं पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि मैत्रकास आर नोन फॉर कि इनकी कैपिटल है वल्लभी, एंड बाय 512 AD यहीं पे आपकी जैन काउंसिल भी हुई थी। जैन काउंसिल हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये रफली 512 AD में हो रही है जैन काउंसिल, और ये काउंसिल है श्वेतांबर्स की। अभी हम लोग जैनिज्म वाले चैप्टर में देख चुके हैं जैन काउंसिल, इसके लिए जाने जाते हैं वो। सेकंड मौखारीज, तो एक मौखारीज और एक पाटलिपुत्र। तो लेट्स टॉक अबाउट पुष्यभूतिज। पुष्यभूति कौन है? पुष्यभूति एक्चुअली इनकी कैपिटल है, एक जगह है थानेश्वर, हरियाणा में लगती है, अभी देखते हैं इसको, हरियाणा। यहां पे एक राज्य क्रिएट हो रहा है, पुष्यभूतिज का राज्य क्रिएट हो रहा है, राइट। लेट मी शो यू हाउ। तो बात करेंगे इन 4 टॉपिक्स की, हर्षा के किंगडम की बात कर रहे हैं, यही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, हुएनसांग और बुद्धिज्म एंड नालंदा, ये 4 मेन टॉपिक हैं, आइए समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो गुप्ताज हैं, गुप्ताज के रूल के बाद कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म आ रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि छोटे छोटे किंगडम्स में बट रहा है। जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे मैत्रकाज हैं, इनकी कैपिटल है वल्लभी, इधर मौखारीज हैं, मथुरा पे बैठे हुए हैं, कन्नौज है, राइट। इनफैक्ट जो है हम कन्नौज लिख रहे हैं, हाँ कन्नौज सही लिख रहे हैं, तो कन्नौज, तो मथुरा कन्नौज इनके पास है। ये पुष्यभूतिज हैं, इनकी एक कैपिटल है थानेश्वर, राइट। और यहाँ पे लेटर गुप्तास, यहाँ पे जो है मैं जैसा कि मैंने कहा कि हाँ दे आर नॉट द मेन गुप्तास। तो दिस इज हाउ 4 डायनेस्टीज आर देयर, जिसमें जो पुष्यभूतिज हैं दे विल बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट, पुष्यभूतिज। मीनवाइल आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देयर इज अ लॉट ऑफ इनकर्जन, लॉट ऑफ इन्वेजन, जिनको आप कहते हैं हुनास या फिर वाइट हुनास। और कहीं ना कहीं ये भी रीजन थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, ऐसा हमने पढ़ा था, डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। बट देन हुनास आर साइड लाइन, और जो पुष्यभूतिज हैं, पुष्यभूतिज विल बिकम प्रोमिनेंट, राइट, दे विल बिकम प्रोमिनेंट फ्रॉम हेयर, और राइज होगा पुष्यभूति डायनेस्टी का। एक ये थानेश्वर, ये जगह है थानेश्वर, दिस इज थानेश्वर, इस थानेश्वर या थानेश्वर, राइट, पढ़ने में आ रहा होगा थानेश्वरा। तो यहां से पुष्यभूति डायनेस्टी की शुरुआत होती है। एक लोकल सेंटर है, राइट, एक लोकल सेंटर है एट थानेश्वर पुष्यभूति। ना पुष्यभूति के फाउंडर अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो पुष्यभूति के फाउंडर हैं प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन की वाइफ है यशोमती। अब मैं क्यों बता रहा हूं, ये थोड़ा सा इसका रेलेवेंस है। यशोमती, तो प्रभाकर वर्धन माने जाते हैं कि ही इज द फाउंडर। हालांकि उनके पहले भी कुछ रूलर्स हैं जिनका नाम हमें पता है, बट ही इज द फाउंडर, जहां से ये डायनेस्टी जो है, जो रूल है थानेश्वर पे, दिस बिकम्स प्रोमिनेंट। तो ये रफली 580 के आसपास है, 580 to 605। तो ये जो 600 के पास जो रूल है वो किसका है? प्रभाकर वर्धन का है, ही इज द मेन फाउंडर। नाउ तो प्रभाकर वर्धन पहली बात तो देखो, थानेश हरियाणा पंजाब हरियाणा पे रूल कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग, इज रूलिंग एट पंजाब हरियाणा। और जिस जगह पे ये रूल कर रहे हैं, इनका झगड़ा हंस से बनता है, तो ही हैज डिफीटेड हंस, तो हुनास को हराया भी है, हंस को हराया भी है, राइट, एंड दैट इज हाउ ये उस जगह पे रूल कर पा रहे हैं, राइट। प्लस इनकी डेथ होती है 605 में, एंड आफ्टर दैट यशोमती सती कमिट करती हैं, इसीलिए यशोमती ही इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो शोज कि हाँ प्रिविलेंस ऑफ सती है, राइट। तो सती का हम कमिट कर लेंगे वंस हिज हस्बैंड डाइड इन 580 to 605। नाउ प्रभाकर वर्धन और बेसिकली जय इस कपल के 3 बच्चे हैं। एक हैं
आपके हर्षवर्धन, राइट, जिनके बारे में मेन हमें पढ़ना है, हर्षवर्धन। देन सेकंड इज इनके बड़े बेटे हैं राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, और इनकी बेटी है राजश्री। तो दिस इज अ हैप्पी फैमिली कि है ना, बेटा, बड़ा बेटा जो है वो राज्यवर्धन, राजा बनेगा वो, तो इसीलिए उसका नाम राज्यवर्धन है, राइट। छोटा बेटा जो है वो मस्ती करेगा, इसीलिए उसका नाम हर्षवर्धन है कि हाँ वो प्ले करे, जो है आर्ट एंड कल्चर में अपना कंट्रीब्यूट करे, ऐसा करके वो अपना ध्यान दे। तो ही इज मोर लाइक अ एक्टर। हर्षवर्धन खुद एक्टिंग करते हैं, ड्रामा, प्ले, इन सब में काफी जो है वो एक्टिव है। और तीसरी है राजश्री, उनकी बेटी। तो पूरा ये राजश्री प्रोडक्शन वाला जैसा एक हैप्पी फैमिली होता है उस तरह की एक हैप्पी फैमिली है। बट 605 में ये जो हैप्पी फैमिली थी इसमें काफी ट्रेजिक इवेंट्स हुए। पहले प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई, एक बात, उनकी जो मदर है, मतलब प्रभाकर वर्धन की जो वाइफ है वो सती हो गई। एंड अनदर थिंग इज कि इस बीच में एक और बात हमें समझनी होगी कि राजश्री जो है, राजश्री का विवाह हो रखा है ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन, अभी ग्रहवर्मन कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में वापस आते हैं। ग्रहवर्मन एक्चुअली राजा हैं यहां के मौखारीस, ग्रहवर्मन। तो टेक्निकली पड़ोसियों के साथ एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी है। तो ग्रहवर्मन टेक्निकली क्या है, ग्रहवर्मन मौखारी हैं, ही इज अ मौखारी। ग्रहवर्मन क्या है, मौखारी है। थोड़ा समझिए, कहानी समझिए कैसे बिल्ड हो रही है। तो ग्रहवर्मन, नाउ ग्रहवर्मन, अब हो क्या रहा है कि ग्रहवर्मन वॉज किल्ड बाय शशांक। तो ग्रहवर्मन, अब यहां पे दो दुश्मन होते हैं इस फैमिली पे, मौखारीज पे। तो वन इज योर शशांक। शशांक है गौड़ के, बंगाल में है। शशांक इज नोन फॉर कि ये बुद्धिज्म के खिलाफ है, राइट। बोधि ट्री इन्होंने काटा था, तो ही इज अगेंस्ट बुद्धिज्म। तो एक आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं, इन्होंने बोधि ट्री कट कर दिया था, बोधि ट्री, राइट। और दूसरे हैं देवगुप्ता जो हैं वो मालवा से हैं, मालवा, राइट। तो समझिए कि वापस, तो ग्रहवर्मन के यहां पे दो दुश्मन, एक आपके बंगाल साइड से शशांक, और मालवा साइड से जो है देवगुप्ता। इन्होंने किस पे अटैक कर दिया, मौखारीज के ऊपर अटैक कर दिया, और ग्रहवर्मन मारे गए। प्लस राजश्री को यहां पे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज लाइक वेरी ट्रेजिक कि एक तरफ फादर की भी डेथ हो चुकी है, तो फादर और मदर दोनों नहीं रहे, प्लस जो जीजा जी हैं, जो है सिस्टर के हस्बैंड हैं, उनको भी मार दिया गया है, असैसिनेशन हो गया है, राइट। तो ग्रहवर्मन भी नहीं रहे, एंड राजश्री किडनैप हो चुकी हैं, राजश्री उनके कब्जे में। अब ऐसे में जिम्मेदारी आती है राज्यवर्धन पे, क्योंकि राज्यवर्धन बड़ा भाई है, तो राज्यवर्धन पे जिम्मेदारी आती है। एंड राज्यवर्धन को यहाँ पे जो है अपनी सिस्टर को बचाना भी है, राइट। अपनी मौखारी किंगडम को भी बचाना है, बगल में पड़ोस में मौखारी, उनको भी बचाना है। तो यहां पे राज्यवर्धन अपनी सिस्टर को बचाने जाते हैं, एंड ही किल्ड देवगुप्ता, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज किल्ड बाय शशांक। या, तो ही वॉज किल्ड बाय शशांक, एंड दिस इज हाउ वी लॉस्ट राज्यवर्धन एज वेल। अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी अब हर्षवर्धन के ऊपर है, एंड हर्षवर्धन हैज टू बिकम किंग, राइट। हर्षवर्धन कभी राजा बनने के लिए जन्म उन्होंने नहीं लिया था, मतलब ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, बट शायद राजा बनना था, उनकी डेस्टिनी में था, या जन्म उन्होंने इसीलिए लिया था। तो यहां पे पूरी जिम्मेदारी जो है वो हर्षवर्धन के ऊपर आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षवर्धन विल टेक ओवर एज अ किंग, ही विल बिकम अ किंग, और यहां पे टाइटल वो लेते हैं शिलादित्य का। तो शिलादित्य हैं, तो शिलादित्य टाइटल फेमस है, बहुत सारे लोग शिलादित्य टाइटल यूज करते हैं, राइट। ये शिलादित्य प्लस ही विल डिफीट शशांक, वन थिंग, एंड ही विल गेट हर सिस्टर बैक। अभी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि दिस इज हाउ समझिए कि ये जो किंगडम है, जो हरियाणा साइड में स्थित थी, जिसकी कैपिटल थानेश्वर हुआ करती थी, जिसकी कैपिटल थानेश्वर थी, अब उसके बगल में मौखारीज है, जिसकी कैपिटल कन्नौज है। अब ये कन्नौज के जो मंत्री हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारा राजा तो रहा नहीं, तो अब कौन लीड करेगा।
तो टेक्निकली नाउ दे विल रिक्वेस्ट हर्षवर्धन टू रूल मौखारीज एज वेल, एंड दिस इज हाउ अपना राज्य और ये पूरा राज्य मिला के ये राज्य क्रिएट होगा हर्षवर्धन का राज्य। हर्षवर्धन, राइट। प्लस ही विल ऑल्सो शिफ्ट हिज कैपिटल टू कन्नौज, एंड नाउ कन्नौज विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हर्षवर्धन का राज्य शुरू होता है 606 में, 606 to 647। अगेन ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट जैसा कि हमने कहा कि एरा ही 600 पे शुरू हो रहा है, तो 600 से 650 में हर्षवर्धन है, इतना ध्यान रखा जा सकता है, राइट। क्योंकि इस एरा में और भी राजा हैं, पुलकेशिन है, राइट। दैट इज द रीजन क्या से कि हाँ इट इज इंपॉर्टेंट टू जो है कीप दिस इन माइंड कि 600 से 650 के बीच में हर्षवर्धन का राज्य है, या 600 से 650 कौन राजा है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, तो इनिशियली राज्य हम देख रहे हैं हर्षवर्धन का, एंड देन ही विल एक्सपैंड एज वेल। अब जैसे ये जो यहां पे जो राज्य है जिसे हम कह रहे थे मैत्रकाज, तो मैत्रकाज के साथ भी वो अपनी मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेंगे। तो हर्षवर्धन अपनी बेटी का विवाह, हर्षवर्धन की जो डॉटर की शादी मैत्रकाज की फैमिली में कर देंगे। तो क्या मैत्रकाज भी उनके कंट्रोल में या इनके इन्फ्लुएंस में आ गया है? नॉट कंट्रोल एज सच, बट क्या उनके इन्फ्लुएंस में आ गया है? यस। इनका नाम है ध्रुवसेना टू। तो ध्रुवसेना टू, तो मैत्रकाज के राजा हैं ध्रुवसेना टू, इनसे अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। तो दिस इज हाउ एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, एंड देन ही विल एक्सपैंड इनटू अदर डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ही विल एक्सपैंड इनटू बंगाल, ही विल एक्सपैंड थोड़ा सा दिस वे, एंड ही विल ट्राई एक्सपैंडिंग साउथवर्ड्स एज वेल, राइट, है ना। तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे और अपनी बड़ी अंपायर क्रिएट करने की कोशिश यहां पे करेंगे। या मीनवाइल विल टॉक अबाउट, ऐसी समय ये बात एक्सपेंशन की भी कर देते हैं। तो नाउ तो उनका जो वर्चस्व है वो एक उनका जो झगड़ा हुआ है शशांक से हुआ है, ये हमने बात करी, राइट। दूसरा जब वो नर्मदा के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे कि हाँ पूरी ही अंपायर क्रिएट कर देते हैं, नॉर्थ इंडिया में अपना अच्छा खासा वर्चस्व है, राइट, है ना, कि हाँ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अपना अच्छा खासा राज्य है, तो चलो साउथ में भी चलते हैं। बट साउथ में उसी समय में रूल कर रही है एक दूसरी डायनेस्टी विच इज चालुक्यास, और इनकी कैपिटल है बादामी या फिर वातापी। तो यहां पे चालुक्यास बैठे हैं। तो हर्षवर्धन कोशिश करेंगे कि हाँ जो है मैं साउथ में अटैक करूं, जीत जाऊं, बट यहां पे चालुक्यास के राजा हैं उस समय पुलकेशिन, और वो भी द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय। तो नीचे पुलकेशिन द्वितीय बैठे हुए हैं, एंड दैट इज द रीजन कि ही विल बी डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय, या एंड पुलकेशिन द्वितीय कहेंगे कि हर्षवर्धन को एक टाइटल देंगे कि तुम ऊपर रूल करो, एंड हर्षा विल गेट वन मोर टाइटल विच इज सकल उत्तर पथ नाथा। सकल उत्तर पथ नाथा। तो सकल उत्तर पथ नाथा मतलब मेनली आप जो है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न साइड में रूल कर रहे हैं। तो उनकी जो एम्पायर लिमिटेड है ना, ये अब ये गम भी है उनके जीवन का, रिग्रेट है कि हाँ वो नर्मदा के नीचे नहीं जीत पाए, पुलकेशिन टू से हार गए, राइट। तो उनका जो रूल रहेगा, राज्य रहेगा, एक तो उन्होंने शशांक को भी हराया हुआ है, तो इस साइड भी जो है रूल एग्जिस्ट करता है। तो ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया है दिस इज कवर्ड बाय हु? हर्षवर्धन। तो ये है हर्षवर्धन की एम्पायर, एंड इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि ही इज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। अब इसे काफी हिस्टोरियंस रिफ्यूट भी करते हैं, राइट। मैं नहीं कह रहा कि हाँ ये सही है, बट ही इज कॉल्ड एज कि हाँ ही इज वन ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर, जिसने, या फिर लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर जिन्होंने इतनी बड़ी अंपायर संभाली है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो समय चालू हुआ है, इकोनॉमी काफी कमजोर हो चुकी है, तो यहां से बड़ी अंपायर संभाल पाना, बड़ी अंपायर रूल कर पाना इतना आसान नहीं है, राइट। हमें नॉर्मली ऐसा नहीं देखेगा कि बहुत बड़ी अंपायर्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, बट हर्षवर्धन इज, यू कैन से, वन ऑफ द लास्ट ऑफ हिज लीग की जो है इस समय एक बड़ी अंपायर एग्जिस्ट कर रही है। चलिए, तो खैर, तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग ने समझा कि हाँ 600 से 650 जो है उनकी अंपायर है, और आर एस शर्मा में ये वाला डिस्कशन नहीं है जो मैंने अभी बात करी, बट यस, तो कन्नौज में किस तरह वो पहुंचे, किस तरह वो उनका सेंटर ऑफ द पावर बना, ये हमने समझा। तो व्हाट वी विल रियलाइज कि नाउ कन्नौज इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। कन्नौज इज द कोर सेंटर। क्यों भाई, क्यों?
पटना क्यों नहीं? तो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पटना जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र की वैल्यू अब कम हो चुकी है। आइए समझते हैं इस बात को। तो कहानी जो है, कहानी में नाउ यू विल फाइंड कि एक जगह है कन्नौज और दूसरा है पाटलिपुत्र। अब तक हम लोगों ने महिमा देखी थी कि हाँ पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है, राइट, बट दिस इज द फेज जहां पे पाटलिपुत्र डिक्लाइन हो चुका है। पाटलिपुत्र के जो है यू कैन से फ्लरिश करने का रीजन ये था कि पाटलिपुत्र में 4 नदियां आ रही हैं, ये है, ऐसे करके 4 नदियां आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। बट क्या अब ट्रेड डिक्लाइन हो चुका है ना? इंपॉर्टेंट बात कि जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो चुका है, तो ट्रेड नहीं रहा। जो मनी इतना यूज होता था, छापा जाता था, यहां पे आता था, वो भी नहीं रहा, राइट। तो ट्रेड एंड ऑल हैव डिक्लाइन। प्लस यहां पे हम एक और चीज देखेंगे कि अब ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिया जाने लगा है। लैंड ग्रांट, और जब ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिया जाने लगा है, अब तक हम बात करते थे कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि पैसे उतने हैं नहीं, बिकॉज पैसे उतने नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि अब सैलरी देने के पैसे नहीं है। तो मान लो किसी मिनिस्टर को हायर किया गया और मिनिस्टर को बोला गया कि भाई कितनी सैलरी दोगे, उसने कहा 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए तो नहीं है, ऐसा करो 50,000 रुपए कैश देंगे और बदले में तो, और इसके साथ साथ तुमको 1.5 लाख रुपए जमीन दे देंगे, राइट, है ना। तो एक जमीन दे देंगे लेट से, और उस जमीन का जो रेवेन्यू है वो सपोज मान लो 1.5 लाख रुपए, आज के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, 1.5 लाख रुपए। तो इससे क्या होगा, आपका 2 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। प्लस ये जमीन आपके कंट्रोल में रहेगी। तो इसमें जैसे ब्राह्मण्स को एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी देते थे, तो यहां भी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी है, यानी राजा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। प्लस टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 1.5 लाख रुपए ऑफिसर की जेब में जा रहा है, तो टैक्स वगैरह भी यहां पे बिल्कुल नहीं देना है। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉकेट सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, पावर सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड जो सेंटर में पावर हुआ करती थी, पटना की पावर अब डिक्लाइन हो रही है। तो आप ऐसा समझिए कि जो पावर है अब इन ऑफिसर्स के पास या फिर मिलिट्री कैंप्स में है, जहां पे आर्मी है। इन मिलिट्री कैंप्स को स्कंदवरा भी कहा जाता है, स्कंधवरा। और ऐसा ही मिलिट्री कैंप है कन्नौज, राइट, कन्नौज। तो कन्नौज की मिलिट्री इंपॉर्टेंस पहले है, देयर इज मिलिट्री इंपॉर्टेंस, स्पेशली कन्नौज क्या है, थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया में, थोड़ा सा हायर रीजन में है, एलिवेटेड एरिया। और एलिवेटेड एरिया में होने की वजह से इसका फोर्टिफिकेशन हो सकता है। ऐसे सिंपल प्लेन में किला नहीं बनाया जाता है ना, थोड़ा ऊंचे इलाके में किला हो, राइट, और फिर जो है आप नीचे तीर मार सकते हो, देख सकते हो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। दिस मेक सेंस, राइट। एकदम प्लेन में आपने किला बना दिया, पूरी सेना दौड़ती हुई आ रही है, तो सेंसिबल सा नहीं लगता। तो क्योंकि ये थोड़ा सा एलिवेटेड इलाके पे है, इसके ऊपर किला बनाया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ फोर्ट वोर्ट बनाया जा सकता है, तो दिस कैन बी फोर्टिफाइड। तो फोर्टिफिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो पहला रीजन ये है कि कन्नौज में फोर्टिफिकेशन पॉसिबल है। सेकंड क्या है कि अब जो है, अब वो चाहते हैं कि जो दोआब रीजन है पूरा, जो हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ रहा है, हर्षा के, तो कन्नौज क्या है, थोड़ा सेंटर पे आता है। अब उससे क्या है कि आप ईस्ट और वेस्ट इधर भी देखना हो, इधर भी देखना हो, इधर भी देखना हो, इधर भी देखना हो, हर जगह चीजें आप जो है मैनेज कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी आप मैनेज करना चाहें मैनेज कर सकते हैं। आपको अपनी रिसोर्सेज भेजने हो, आर्मी भेजनी हो, कुछ भी चीजें जो है आप मैनेज कर सकते हैं। तो यह आप समझिए ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा, फ्लो ऑफ आर्मी आसान हो जाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आसान हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि इट मेक सेंस कि पावर कहां पहुंच जाए, कन्नौज पहुंच जाए। तो पाटलिपुत्र की पावर घट गई है और कन्नौज ऑटोमेटिकली जो है यहां पे यकायग जो है क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो कन्नौज इज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। तो नाउ तो ही हैज शिफ्टेड हिज पावर टू जो है कन्नौज। प्लस जैसे कि हर्षा का टीला है, थानेश्वर में मिला है, नहीं दिस नॉट दिस वन, बट हर्षा का टीला है जहां पे हमको ब्रिक बिल्डिंग्स वगैरह मिलती हैं, ब्रिक बिल्डिंग्स, मे बी ये पैलेस रहा हो, नॉट वेरी श्योर बट मे बी, राइट। सिमिलरली ये ग्वालियर मिला है, तो ग्वालियर में ऐसे बहुत सारे जो है हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें ये जो है लायन कैपिटल, तो लायन कैपिटल हर्ष की कैपिटल थी, यहाँ ऐसे 2 शेर अपोजिट साइड में ऐसे बैठे हुए हैं।
तो पाटलिपुत्र और कन्नौज की हमने बात करी कि क्यों डिफरेंसेस आ गए हैं, और हम बात कर रहे थे हर्षवर्धन की, हाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट रूलर, जो है वन ऑफ द बेस्ट और लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर, राइट। हमने समझी उनकी प्रॉब्लम, समझी कि हाँ जो है उनकी लड़ाई जो हुई है, तो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया, कश्मीर पे राज्य नहीं है, नॉट इन द कश्मीर, बट ओवरऑल नॉर्थ इंडिया पे उनका राज्य है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये पूरा ही उनके कंट्रोल में, आधा एमपी भी, राइट, काफी हद तक एमपी भी, खाली जो है साउथ में जो है उनका कंट्रोल नहीं जा पाया, दिस वी अंडरस्टूड कि व्हाई। या तो ये जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमें कैसे पता चलती है, कैसे हमें इस एरा के बारे में पता है, कोई ऐसे पूछे आपसे कैसे पता हमको, तो देन हर्ष के एक कोर्ट राइटर है, पोएट है, राइट, पोएट, जिनका नाम है बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने किताब लिखी है हर्षचरिता, हर्षचरित, विच इज टेक्निकली बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, इसीलिए हमें इतनी डिटेल में कहानी पता है। अब वो कितनी सही है, देखो कोई भी कवि जो है अपने राजा के लिए लिखेगा तो तारीफें लिखेगा, है ना, तो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्जन होगा, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्जन तो होगा, माना, राइट, यहाँ की थोड़ा सा जो है कुछ तारीफ ज्यादा करी होगी, यस, बट वॉट एवर वी नो द स्टोरी, कि हाँ भाई हर्षवर्धन की स्टोरी हर्षचरित से हमको पता चलती है। इसके अलावा एक चाइनीज पिलग्रिम आए हैं, तो इंडिया में एक चाइनीज पिलग्रिम आए हैं जिनका नाम है फाहेन, सॉरी हुएनसांग, फाहेन तो चंद्रा 2 के टाइम में आए थे, हुएनसांग। और जब ये हर्षवर्धन के कोर्ट में आए तो देन जो है उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी बातें हमको बताई, उनकी एक जो है ट्रैवलॉग है सीयू की, राइट, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लिखे उन्होंने उसमें, तो सीयू की, तो एक ये हमारा सोर्स है, यस। उसके अलावा हर्षा की कॉपर प्लेट, कुछ इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल, ये जो है उनकी सील एंड ऑल, तो ये कुछ और हमको एडिशनल सोर्सेज मिलते हैं जिससे हमें इस एरा के बारे में पता है। तो चैलेंजेस हमने ऑलरेडी बात करी, शशांक एंड ऑल, जो है हमने पुलकेशिन की बात करी, पुलकेशिन 2 है ये, तो पुलकेशिन ने उनको हरा दिया था, राइट, है ना, नर्मदा के पार वो नहीं जा पाएंगे, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो दिस वाज हर्षास किंगडम इन जनरल। अब थोड़ा सा बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बातों को थोड़ा सा और इलाबरेट करते हैं कि देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि इकोनॉमी वीक है, राइट, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे हमको कैसा दिखेगा, डिसेंट्रलाइज्ड दिखेगा, वन थिंग, तो देयर इज डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा हमने बात करी कि फ्यूडलिज्म जो है, राइट, फ्यूडलिज्म क्या प्रिविलेंट हो रहा है, यस, फ्यूडलिज्म यहां से प्रिविलेंट हो रहा है। तो फ्यूडलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज समथिंग विच यू विल ऑब्जर्व। नाउ एक और चीज हमने समझी कि क्योंकि जेब में बहुत पैसे नहीं है, एंड दैट इज द रीजन जो मिनिस्टर्स और हाई ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिसर्स, राइट, जो ब्यूरोक्रेसी, एक बात और यहीं से आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि जो सेंटर है, ब्यूरोक्रेसी जो है, क्या ये बहुत हैवी होने वाली है, राइट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइट। अशोका की तरह नहीं कि हाँ एक हैवी ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पैसा है, बहुत सारे मिनिस्टर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे अध्यक्ष रखे होंगे, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज लाइक देयर विल बी वेरी वेरी फ्यू ऑफिसर्स, फ्यू मिनिस्टर्स जो चीजों को मैनेज करेंगे, राइट, जिसमें हम देखेंगे कि उनकी लॉयल्टी के लिए, बिकॉज आप सैलरी पूरी दे नहीं रहे हो, आप बदले में जमीन दे रहे हो कि हाँ जमीन का तुम्हारा पैसा मिलेगा, लैंड ग्रांट दे रहे हो, तो दैट इज द रीजन कि वो लॉयल रहे, इसके लिए पोस्ट रखी जाएगी हेरिडिटरी। कि जनरली आप देखोगे कि ये पोस्ट जो है किसी को अगर आपने लेट से कोर्ट पोएट बना दिया तो उसके बाद उसका बेटा कोर्ट पोएट बनेगा, है ना। अब फादर कवि है, ठीक है, माना, बट बेटा भी कवि ही निकलेगा, ऐसा किसने देखा है ना। आप कह रहे हैं सेनापति से कह रहे हैं कि तुम सेनापति हो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा सेनापति बनेगा, नाउ दिस इज लाइक एब्सर्ड थोड़ा सा कि हाँ जो है भाई वो बहुत अच्छा मगधीरा होगा, बहुत अच्छा फाइटर होगा, माना, लेकिन उसका बेटा भी बहुत अच्छा फाइटर होगा, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। बट क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमी डिक्लाइन पे है, पैसे उतने नहीं है, तो आप हेरिडिटरी द्वारा क्या करते हैं, लॉयल्टी बाय कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर मुझे पता है कि मेरा बेटा इसके बाद यही पोस्ट हैंडल करेगा तो देन आई हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल, बिकॉज जॉब सिक्योर है, करियर सिक्योर है, मेरा भी, मेरी फैमिली का भी, तो व्हाई नॉट, तो लेट्स गो हेड, तो आई विल बी वेरी वेरी लॉयल, कभी मैं रिजाइन नहीं करूंगा, जॉब पे लगा रहूंगा, राइट, हेरिडिटरी। तो लाइट ब्यूरोक्रेसी है, हेरिडिटरी है, और प्लस सैलरी जो है हमने समझा कि सैलरी लैंड ग्रांट द्वारा दी जा रही है, लैंड ग्रांट। नॉर्मली हम बात करते हैं लैंड ग्रांट की ब्राह्मण्स को दिए जाता था खाली, लेकिन अब क्या है, ब्राह्मण्स को तो दिया जा ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, बट उसके साथ साथ ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिया जा रहा है, राइट। तो ये फ्यूडल प्रैक्टिसेस। अब किसी ऑफिसर को आपने जमीन दे दी, किसी सेनापति को बोला कि भाई ये जो पूरा लेट से 200 एकड़ है, अब ये तुम्हारा क्या है, सैलरी है, बट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है यहाँ का, तो धीरे धीरे वही जो एम्प्लॉय था, जो ऑफिसर था, धीरे धीरे कहेगा अब मैं छोटा राजा हूं, तो क्या बन जाएगा, फ्यूडल लॉर्ड बन जाएगा वो,
कि अब मैं छोटा राजा हूं, इनको बोलते हैं सामंत। कभी कभी कहेगा कि मैं आजाद हूं, कभी कभी कहेगा कि नहीं आजाद नहीं हूं, आपके कंट्रोल में ही हूं, डिपेंड करता कितना पावरफुल ये आदमी है। तो अगर ये बहुत पावरफुल है तो कहेगा आज से ये नई सल्तनत है, नया 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 किंगडम चालू हो गया। अगर उतना पावरफुल नहीं है तो कहेगा नहीं सर मैं आजाद हूं, आजाद नहीं ऑटोनॉमस हूं, और बट मैं आपके अंडर ही हूं, है ना, आपको सपोर्ट करूंगा, आपको जो है हेल्प करूंगा एक्सेट्रा, ये सारी बातें होगी। नाउ वन थिंग विल ऑब्जर्व कि हमें पता चलता है इन सोर्सेस से कि यहां पे हर्षा की आर्मी बहुत बड़ी है। अब लॉजिक कहता है कि आर्मी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट, है ना। टेक्निकली अगर कोई कहे तो यहां पे क्योंकि पैसा नहीं है तो आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक छोटी आर्मी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, है ना। तो आर्मी, लेकिन पता चल रहा है हमें, नंबर्स पता चल रहे हैं कि काफी बड़ी आर्मी है ना। तो जैसे कि कहते हैं कि हाँ भाई जो है 1 लाख तो घोड़े हैं, 60,000 हाथी हैं, विच इज ह्यूज। 60,000 हाथी बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। जैसे हम मौर्यन एम्पायर से कंपेयर करें तो मौर्य के टाइम में इतने हाथी नहीं थे, कुछ 6,000 9,000 हाथी हुआ करते थे। तो कहां 6,000 9,000, कहां 60,000 का फिगर। तो दिस इज लाइक कि पैसे भी नहीं है और जो है ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है, फ्यूडलिज्म है, राइट, है ना, और इकोनॉमी डिक्लाइन पे है। तो उसके साथ ही आर्मी आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी कैन रियलाइज कि दिस इज नॉट अ स्टैंडिंग आर्मी, राइट, है ना, कि हाँ भाई स्टैंडिंग आर्मी थोड़ी बहुत रही होगी, एक छोटा प्रपोर्शन जो होगा वो स्टैंडिंग आर्मी का होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता राजा के पास अपनी आर्मी ही नहीं है, बट इट इज सपोर्टेड बाय फ्यूडल आर्मी। कि जो छोटे छोटे जो राजा अलग हो रहे हैं या जो नीचे फ्यूडल हैं, छोटे छोटे राजा हैं, इन सब की आर्मी भी जोड़ ली गई है और ये सारे लोग अपने कोटे के आर्मी प्रोवाइड करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। तो टोटल जोड़ के बताया जा रहा है कि हाँ जो है 60,000 एलिफेंट्स हैं, है ना। अब इसमें कई चीजें 2 बार गिन ली जाती होगी। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो बड़ा सामंत है, उसके नीचे 10 छोटे सामंत हैं, इसने कहा कि मेरे पास से 200 हाथी हैं, इन सब ने कहा कि मेरे पास 20 हाथी हैं, राइट। इसने 200 बोले थे इनका जोड़ के, बट सबने बता दिया ऊपर कि हाँ जो है हमारे पास बहुत हाथी हैं। तो ये टोटल ही जोड़ लिया गया, कई बार जोड़ लिया गया। तो हो सकता है अकाउंटिंग में भी इशू पॉसिबल है, बट वी कैन नॉट वेरीफाई दैट। बट एनीवे वी कैन से कि हाँ ये जो आर्मी है इतना साइज है, दिस शोज कि हाँ जो है फ्यूडल आर्मी को इसमें जोड़ा गया है, तब कहीं जाके 60,000 का नंबर प्रोड्यूस होता है। तो फ्यूडलिज्म का हमें प्रूफ मिलता है कि हाँ भाई फ्यूडलिज्म तो है, तभी ऐसा इंपैक्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो खैर हमने लैंड ग्रांट की बात करी कि हाँ जो है ब्राह्मण्स को भी दिया जा रहा है और प्लस जो है ऑफिसर्स को भी दिया जा रहा है, राइट, है ना। ऑफिसर्स को भी चार्टर दिया जा रहा है, प्लस जो है ओके। तो हर से ये कहानी चालू होती है। नाउ ये जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, रेवेन्यू एलोकेशन, अगर आप देखें कि सेंटर में जितना भी पैसा हर्ष के पास इकट्ठा हो रहा है, इसकी अकाउंटिंग में इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। एक बोला गया है कि भाई एक हर्ष को पॉकेट मनी दे दो, हर्ष का अपना खर्चा, किंग का एक्सपेंस, कि हाँ भाई आर्मी है उसकी जो है महल में खाना बन रहा है, राइट, है ना, जो है लेट से नौकर चाकर रखे गए हैं, माली है, राइट, दासियां हैं, उनका एक खर्चा एक हो गया। दूसरा स्कॉलर्स के लिए खर्चा रखा गया है कि हाँ जो राज्य है वो पैटर्नाइज करेगा ऐसे स्कॉलर्स जो कि जो है लिटरेचर को या कल्चर को एनरिच कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करेंगे, यस। ब्राह्मण्स को सपोर्ट करेंगे, यस। बुद्ध स्कॉलर्स को सपोर्ट करेंगे, यस। प्लस एक खर्चा रखा गया ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट के लिए कि जो हम कह रहे थे 50,000 सैलरी कुछ कॉम्पोनेंट अगर दे रहे थे, या कुछ लोगों को कैश पे रखा होगा, ऐसा थोड़े हर किसी को जो है लैंड ग्रांट दे रहे होंगे। लैंड ग्रांट थोड़ा सीनियर ऑफिसर्स को दे रहे होंगे, जिसकी सैलरी लेट से आज के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मांग रहा है, उसको लैंड ग्रांट देते होंगे। बट नॉर्मल दासी जो होगा, जिसको 20,000 रुपए सैलरी देनी, 10,000 रुपए सैलरी देनी है, उसको तो कैश पेमेंट हो रहा होगा। तो एक पार्ट जो है ये वाला एक्सपेंस चल रहा है, यस। एंड देन देयर इज समथिंग फॉर रिलीजियस पर्पस कि हाँ भाई ब्राह्मण्स को दान देना है, मॉन्क्स को दान देना है, असेंबली करानी है ना, ऐसे जो महाकुंभ कराना है, कुंभ कराना है, ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, अलग किए गए, राइट। सो रेवेन्यू एलोकेशन, सो दिस इज व्हाट रेवेन्यू एलोकेशन इज। ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जुडिशरी बहुत सॉलिड होगी, लॉ एंड ऑर्डर? विल रियलाइज नो, ना ही शायद पुलिस बहुत सॉलिड है, ना ही जो है जुडिशरी बहुत जो है आपको स्ट्रांग दिखाई देगी। इनफैक्ट थोड़ा सा रिवर्स चीजें हमें दिखाई देंगी। तो उतना बढ़िया मेंटेन्ड है नहीं। जैसे ह्यूमन सांग बताते हैं कि उनकी खुद की सामान चोरी हो गया था, राइट, ट्रेन से उतरे होंगे और पता चला पूरा लगेज गायब, नहीं जस्ट किडिंग कि हाँ ट्रेन कहाँ आएगी, बट एनीवे तो जहां भी वो जैसे भी कार्ट वार्ट से पहुंचे तो रास्ते में उनका सामान चोरी हो गया। तो वो बता रहे हैं कि ये बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा दुखदाई रहा कि मेरा पूरा सामान चला गया, राइट, विच शोज कि हाँ देयर आर क्राइम्स। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इतना स्ट्रांग नहीं है कि क्राइम्स ही ना हो। प्लस माना गया है कि रॉबरी जो है, रॉबरी इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, शायद सबसे ज्यादा प्रिविलेंट ही रॉबरी रहा होगा।
तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर पनिशमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो उस पे बोलते हैं कि हाँ जो है इट इज मोर लाइक रॉबरी को कंपेयर किया जा रहा है देशद्रोह के साथ, कि पता चला हाथ काट दिए जाते हैं, राइट है ना, कि अगर कोई रॉबरी कर रहा है तो उसका राइट हैंड ही काट देंगे कि हाँ तुमने कैसे चोरी करी, है ना। तो इस तरह का हमें लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी सिस्टम दिखाई देता है। ऑल्सो हर्षवर्धन क्या है, शैवाइट है, भगवान शिव की पूजा करते हैं। बट लेटर पार्ट में जो है जब ह्वेनसांग के इन्फ्लुएंस में आएंगे, प्लस हर्षवर्धन की जो बहन है राजश्री, राजश्री भी क्या है, बुद्धिस्ट है। तो ये इनके इन्फ्लुएंस में ही विल बिकम बुद्धिस्ट, तो बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे। तो शायद उसके बाद जब वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लगे तब शायद थोड़ा सा ये जो स्ट्रिक्टनेस है थोड़ा सा कम हो गया, है ना, ये हाथ काटने वाली बातें जो हैं ये थोड़ा सा कम हो गई। बट उसके पहले काफी सीवियर पनिशमेंट हमको दिखाई देते हैं इनके लॉ एंड ऑर्डर में। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अगर हम देखें तो हाँ जो है उनका चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हमको पता है कि चाइना में तांग अंपायर हुआ करती थी, राइट, टांग अंपायर। अब टांग अंपायर ने 3 एम्बेसडर हमको भेजे, जिसमें लास्ट एम्बेसडर आता है 647 सीई में, राइट, 647। बट तब तक हर्षवर्धन की डेथ हो गई है। तो एज फार एज वी नो, एज द लीजेंड सेज और द स्टोरी सेज, कि ये जो वांग ह्वेनसी आए हैं, तो वांग ह्वेनसी देखते हैं कि हर्षवर्धन की जगह कोई और राजा रूल कर रहा है, और देखते हैं कि इतना अच्छा राजा भी नहीं है, राइट। उनको बड़ा बुरा लगता है कि कहाँ हर्षवर्धन हुआ करते थे, कहाँ ये बैठे हुए हैं। तो व्हाट इट डिड, ये असम और बंगाल और यहाँ सबके रूलर्स को मिला के, यहाँ के सामंतों को मिला के उस राजा को किडनैप करके लेके चले गए, राइट, कि ना ये रूल नहीं करेगा। एनीवे, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो खैर, तो जो है लेटर ऑन एक और विजिटर आएंगे इत्सिंग 670 में। तो जैसे ह्वेनसांग आए थे वैसे दूसरे विजिटर कौन है, दूसरे चाइनी जो है बुद्धिस्ट विजिटर इज इत्सिंग। तो ये 2 लोग हमें थोड़ी कहानियां बताते हैं जो हमें इस अंपायर के बारे में, इस एरा के बारे में काफी बातें बताती है। कौन, ह्वेनसांग एंड इत्सिंग। तो 2 लोग हैं, ह्वेनसांग एंड इत्सिंग। तो दिस वाज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब थोड़ा ह्वेनसांग की बात करते हैं कि ह्वेनसांग ने क्या बातें कही, कौन है ह्वेनसांग, जरा इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं, बिकॉज ही इज इंपॉर्टेंट। सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हर्ष के बारे में काफी सारी बातें जो है ह्वेनसांग बताते हैं। तो आइए समझते हैं इसको, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग क्या है कि चाइना में जो है बुद्धिज्म प्रेवलेंट ऑलरेडी हो चुका था, थैंक्स टू अशोका, थैंक्स टू कनिष्का एंड ऑल। तो ऑलरेडी जो है आपके तिब्बत में या फिर जो है सेंट्रल एशिया में, चाइना में आपका बुद्धिज्म ऑलरेडी प्रेवलेंट था, इंक्लूडिंग जापान एंड ऑल। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बहुत यू कैन से बहुत ही रोमांटिक सी बात है कि कभी कोई इंडिया जाए, इंडिया में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो फॉर देम बुद्धा इज द बर्थ प्लेस ऑफ जो है इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। तो इंडिया उनके लिए इज लाइक अ धाम, है ना, जैसे नॉर्मली हर रिलीजन में होता है कि हाँ जैसे मुस्लिम्स में मक्का मदीना है, तो वैसे ही उनके लिए क्या है, उनके लिए धाम है कि हाँ भाई हम वहां जाएंगे जहां पे बुद्धा का जन्म हुआ है, वहां जाएंगे जहां पे बुद्धिज्म की ओरिजिनल स्टडीज होती हैं। तो चाइना बीइंग अ महायानिस्ट बुद्धिज्म वहां पे प्रेवलेंट है ऑलरेडी। तो महायान बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं कौन, हमारे जो है ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग कहते हैं कि ना मैं इंडिया जाऊंगा, राइट, इंडिया जाऊंगा, थोड़ा वहां पे पढ़ूंगा बुद्धिज्म में क्या था, ओरिजिनल फिलॉसफी क्या थी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, राइट, कुछ वहां से किताबें मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर आऊंगा, ओरिजिनल किताबें यहाँ पे और प्रीच करेंगे। तो बुद्धिज्म को जो है इस तरह से सपोर्ट करेंगे या फिर और प्रीच करेंगे चाइना में। एंड दिस इज वाई ही केम। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन ओनली, तो हर्षवर्धन हम कहते हैं कि हाँ 606 से 606 से 647 है। अब इसे 600 से 650 लिखा जा सकता है, ठीक है, 47। अब इसी बीच में 629 समवेयर एंट्री होती है ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग तो ह्वेनसांग आते हैं एंड ही विल बी हियर टिल 645, 650 तक जो है ह्वेनसांग रह रहे हैं। ऐसे बना लो। तो 645 यानी हर्ष की डेथ के पहले ही जो है ह्वेनसांग वापस चले। तो 15 साल रफली जो है इंडिया में वो व्यतीत कर रहे हैं। नाउ यू विल फाइंड कि जब वो इंडिया में आए हैं तो उनका एक एजेंडा क्या है कि इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार में नालंदा। तो पहली बात तो आएंगे हर्षवर्धन के पास आएंगे, कन्नौज, राइट, कन्नौज। और दूसरा नालंदा, है ना, नालंदा में पढ़ना है, कुछ साल पढ़ेंगे भी नालंदा में, ज्ञान अर्जित करेंगे कि हाँ बुद्धिज्म में क्या था ओरिजिनली या फिलॉसफी एटसेट्रा। तो ये सारी बातें जो है वो नालंदा में जाके पढ़ेंगे। तो कुछ टाइम वो नालंदा में भी जाएंगे और बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह कलेक्ट करेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट करेंगे। तो यू सी, तो चाइना में इस तरीके से जो है फ्रॉम हेयर ही हैज कम। एंड जो हर्ष की अंपायर है
काफी टाइम हर्ष के अंपायर में रहे हैं, राइट। फिर नीचे भी गए हैं, ये जगह है धन्य कटका, पूछी थी इस बार यूपीएससी ने, धन्य कटका, राइट, यहां भी गए हैं, कावेरी पट्टनम, राइट। एंड देन ही हैज गॉन टू पुलकेशिन 2 का एरिया, तो वो पुलकेशिन के भी राज्य में गए हैं, चालुक्य के राज्य में भी गए हुए हैं। एंड देन ही विल गो बैक टू हिज कंट्री। So this is how he has traveled in China, in India. तो लंबा समय 15 साल ऑलमोस्ट जो है उन्होंने स्पेंड किए हैं इंडिया में। ओके, सो एट दिस पॉइंट जैसा कि मैंने कहा कि एक तो उनकी जो सिस्टर हैं राजश्री, और दूसरा ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन काफी ज्यादा प्रभावित हो गए बुद्धिज्म से, एंड ही वाज लाइक कि आई विल पैटर्नाइज बुद्धिज्म। अब जब पैटर्नेज प्रोवाइड करने की बात होती, कैसे करेंगे पैटर्नेज प्रोवाइड करेंगे, ऑलरेडी ब्राह्मण्स को इतना लैंड ग्रांट दे रहे थे, ऑलरेडी ब्राह्मणिज्म राइज हो चुका है, तो अभी जो डोमिनेटिंग रिलीजन है वो है ब्राह्मणिज्म। तो यहां पर हर्षवर्धन क्या करेंगे, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज करेंगे एक असेंबली, राइट, है ना। तो करते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जो है समझते हैं कि हाँ क्या बातें कर रहे हैं ये। तो ये इनका अकाउंट हमें काफी चीजें बताएगा, है ना। विल कम बैक टू बुद्धिज्म, बट जैसे कि ह्वेनसांग को ऑब्जर्वेशन है कि पाटलिपुत्र और वैशाली, जो कि हम अब तक डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बड़ी जो है सिटीज हुआ करती थी, बड़ी फ्लरिशिंग सिटीज हुआ करती थी, नाउ दे आर नो मोर इंपॉर्टेंट। और 2 सिटीज की वो इंपॉर्टेंस बताते हैं, एक कन्नौज जो हमने ऑलरेडी समझा, और दूसरा इलाहाबाद, जहां पे प्रयाग, जहां पे गंगा जमुना मिलती है। तो प्रयाग और कन्नौज बताया उन्होंने कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज, राइट। द 2 cities he told us, एक प्रयाग और दूसरी कन्नौज, दीज आर इंपॉर्टेंट। पटना की इंपॉर्टेंस रेलेवेंस कम हो चुकी है, और प्रयाग और कन्नौज की इंपॉर्टेंस अब यहां पे बढ़ चुकी है। प्लस वो हमको ये भी बताते हैं कि नॉर्मली जो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वो बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं, राइट। लेकिन जो राजा के पास अपॉइंटेड हैं, है ना, ऐसा रूलर हो गया या फिर जो है जो प्रीस्ट हो गए, पुरोहित हो गए, तो जो राजा के पास अपॉइंटेड हैं, नोबल्स एंड प्रीस्ट, इनकी लाइफ लग्जूरियस है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि खाली जो है राजा और उनसे कनेक्टेड लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो लग्जरी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट अदर देन दैट बाकी जनता जो है, बाकी के ब्राह्मण्स, बाकी के जो है क्षत्रिय, क्या वो बहुत रिच है सोसाइटी में, क्या बहुत हाई पोजीशंस पे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उनका जो जीवन है वो सादा ही जीवन है। तो एक बात हमें ये पता चलती है कि एक तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल डिफरेंशिएशन आ चुका है ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, तो एक तो बात ये आ चुकी है। और दूसरा जो है उन्होंने नोटिस किया कि ये जो बाकी के जो लोग हैं इन जनरल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो रहा है। नाउ अगेन कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, एक बात कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमें यह पता चल रहा है कि बाकी सब मेनली एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। अब जरा ये सोच के देखो, ट्रेड का ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो जब कोई खरीदने वाला नहीं है तो आर्टिजन भी बहुत ज्यादा होंगे। क्या सामान बना रहे होंगे लोग? नहीं, तो आर्टिजन भी ज्यादा नहीं बचे, मर्चेंट भी ज्यादा नहीं बचे, ट्रेडर भी ज्यादा नहीं बचे, क्योंकि उन सब में प्रॉफिट रहा ही नहीं। अब तो बचा क्या जीवन में, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट कि फिर सारे लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे। तो एग्रीकल्चर विल बी लाइक अ कॉमन थिंग कि हाँ मैक्सिमम जो हमारी जनता होगी वो एग्रीकल्चर में होगा, एक्सेप्ट दोज जो राजा के एम्प्लॉई हैं, राजा के मिनिस्टर हैं, राजा के वॉरियर हैं, प्रीस्ट हैं, पुरोहित हैं, उनके अलावा सब लोग जनरली क्या होंगे, एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड होंगे। अब किसी के पास ज्यादा जमीन, किसी के पास कम जमीन, उसके हिसाब से। इनफैक्ट इवन शूद्र को भी इन्होंने कहा कि हाँ वो क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शूद्र की पोजीशन अब इंप्रूव हो चुकी है, काफी इंप्रूव हो चुकी है। जो हमने गुप्ता एम्पायर में भी कहा था कि हाँ शूद्रास की पोजीशन, पहले क्या कहा जाता था कि पहले जो अपर 3 वर्ण हैं उनको सर्व करते हैं, लेकिन अब ये सर्विस कहीं ना कहीं शायद साइडलाइन हुई है, और अब जो है एक जो है यू कैन से मेजॉरिटी जो है, जो मेजर प्रेवलेंस है कि शूद्रास आर इनटू एग्रीकल्चर, है ना, तो वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है। इसके अलावा द नंबर ऑफ अनटचेबल्स क्या अभी भी बढ़ रहे हैं, यस। तो अनटचेबल्स इन्होंने भी नोटिस किए, ह्वेनसांग ने भी नोटिस किए कि हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको छूत माना जा रहा है, जिनको जो है कहा जा रहा है कि नहीं उनकी परछाई भी हमको नहीं छुएगी। वो मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो जो है बजाते हुए एंटर कर रहे हैं कि हाँ सब लोग हट जाओ, कहीं कोई टच ना हो जाए, कहीं परछाई टच ना हो जाए। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस क्या यहाँ भी हैं, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व करा, ह्वेनसांग ने ऑब्जर्व करा। तो दिस वाज अबाउट ह्वेनसांग का अकाउंट। बात करी हमने एडमिनिस्ट्रेशन की, बात करी हर्ष किंगडम की, बात करते हैं फाइनली बुद्धिज्म और नालंदा, जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हर्षवर्धन बुद्धिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो नाउ
तो नालंदा, तो जैसा कि हमने कहा कि हाँ जो ह्यूएनसांग आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं बुद्धिज्म सीखना है, जानना है, राइट है ना। और हम देखेंगे कि हाँ वो नालंदा में आके काफी टाइम पढ़ेंगे भी। उस समय वन ऑफ द फेमस सेंटर जो है वो एक्चुअली क्या है, नालंदा है। तो नालंदा के लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो नाउ सो व्हाट वी इज ऑब्जर्विंग कि जब वो इंडिया आते हैं कि बुद्धिज्म काफी पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है, राइट है ना। कि हाँ बुद्धिज्म जो है कुछ नहीं तो समय 18 सेक्ट अलग अलग चल रहे हैं बुद्धिज्म के। तो कई सारे सब सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। यस, ऐसा हमने बुद्धिज्म में भी देखा था कि हाँ जैसे जैसे आगे बढ़े तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्ट आने लगे, लोकत्तरवादी आने लग गया, समतिया आने लग गया, ऐसे बहुत सारे जो है स्वतंत्रिका ऐसे बहुत सारे सेक्ट्स क्रिएट हुए। 18 सेक्ट्स हम भी जानते हैं कि हाँ जिन्हें महायान और हीनयान में बांटा गया था। तो 18 सेक्ट्स की यहाँ पे ये भी बात करते हैं। यस, प्लस बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट सेंटर्स मोस्टली वो देखेंगे कि हाँ उतने फ्लरिशिंग नहीं है, उतने ज्यादा जो है सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हुआ है। खाली नालंदा उनको दिखाई देगा कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, और दैट इज द रीजन ही ऑब्जर्व्स कि बुद्धिज्म अभी भी प्रिवेलेंट है, राइट है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि ओवरऑल बहुत फ्लरिशिंग है, बट स्टिल जो है प्रिवेलेंट है। तो नालंदा इज वन ऑफ द फेमस सेंटर विच ही हैज ऑब्जर्व्ड, एंड ही सेड कि नालंदा में कुछ नहीं तो 10,000 लोग, 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अब नालंदा में क्या है कि एक तो ये वाली बिल्डिंग जो हमने एक्सक्यूवेट करी है, तो क्या है कि 10,000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकती है? नहीं। प्लस इसके आसपास के जो माउंट्स हैं वो अभी एक्सक्यूवेट नहीं हो पाए। अगर उन्हें एक्सक्यूवेट कर भी लिया जाए तब भी ये 10,000 का नंबर जो है वो काफी ज्यादा बड़ा नंबर है, राइट। माना कि हाँ नालंदा काफी टाइम के ऊपर जो है डेवलप हुआ है, एग्रीड, बट इस समय में क्योंकि कुमारगुप्त स्टैब्लिश करके गए थे तो इस समय अभी 200 साल बीता है, और इतना बड़ा शायद मोस्ट प्रोबेबली नहीं है कि 10,000 को अकोमोडेट करे। मे भी थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फिगर लगता है कि हाँ उन्होंने कहा 10,000 को अकोमोडेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन आगे जाके एक और फिलोसफर, एक और जो है ट्रैवलर आएंगे, इत्सिंग, और वो कहते हैं कि नहीं ये नंबर 3,000 है। वो कहते हैं 3,000 का नंबर है। तो जो है विच साउंड्स प्रैक्टिकल कि हाँ हो सकता है 3,000 स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है किसी भी तरह से मैनेज हो जाते होंगे। ऑल्सो यहाँ पे जो है आपके ह्यूएनसांग कहते हैं कि उनको 100 गांव एलोकेट करे गए हैं नालंदा को, कि 100 गांव एलोकेट करे गए हैं कि हाँ भाई नालंदा का कोई भी खर्चा होगा तो इन 100 गांव से मैनेज हो जाएगा। वहीं इत्सिंग ये नंबर कहते हैं कि नहीं ये नंबर 200 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इत्सिंग थोड़ा टाइम बाद आए हैं, राइट है ना, 50 साल बाद आए हैं लगभग, तो जो है हो सकता है कि तब तक क्या है गांव बढ़ा दिए गए हों, ये भी पॉसिबल है। तो फिलहाल तो नालंदा वाज द फ्लरिशिंग सेंटर। यस, नालंदा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, फ्लरिशिंग सेंटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन जो कि पहले भगवान शिव को फॉलो करते थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर सिस्टर राजश्री एंड ह्यूएनसांग, नाउ ही स्टार्टेड फॉलोइंग और बेसिकली ही स्टार्टेड सपोर्टिंग बुद्धिज्म। अब जब बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहते हैं हमारी राजधानी पे क्या होना चाहिए, महाकुंभ जो है यू कैन से असेंबली होना चाहिए, महासंगम होना चाहिए कि हम सारे लोग मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो कन्नौज अपनी राजधानी पे ही उन्होंने महायान बुद्धिज्म की एक बड़ी समिट रखी, राइट। इट्स नॉट अ काउंसिल बट इट्स मोर लाइक अ समिट कि हाँ प्रॉपर सबको बुलाओ, एक बड़ा आयोजन रखा गया है। तो 2 आयोजन इन्होंने किए हैं, जिसमें पहला है कन्नौज। तो कन्नौज में एक बड़ा आयोजन रखा, उसमें सबको बुलाया, जितने और रूलर्स थे, जितने उनके फ्यूडेटरीज नीचे थे, सबको इन्विटेशन भेजा कि सारे लोग आओ, खाना पीना डिनर सब होगा, बट जो है डिस्कशन होगा महायान बुद्धिज्म का। या तो इस तरह से इन्होंने सबको बुलाया यहाँ पे। तो ग्रैंड असेंबली एसोसिएट जो है स्टैब्लिश करी गई कन्नौज में। यस, कन्नौज में एक बड़ी असेंबली जहां पे ब्राह्मण्स हैं, राजकुमार हैं, राजा हैं, उनके दामाद हैं, राइट। प्लस जो है ये ह्यूएनसांग है, ऑफ कोर्स ह्यूएनसांग तो है ही है। नाउ यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा 2 हॉल बनवाए जिसमें 1000 लोग रह सकते हैं। एक बड़ा सा टावर बनवाया और उसके ऊपर बुद्धा की खूब ऊंची सी मूर्ति, कहते हैं कि हाँ 6 फीट की मूर्ति, बड़ी सी अपने बराबर की एक बड़ी सी मूर्ति भी इसके ऊपर स्टैब्लिश करा दी। अब यहाँ पे ह्यूएनसांग जो है सेंटर में आते हैं, कहते हैं कि मैं बताऊंगा महायान बुद्धिज्म के बारे में। ऐसा जो है हर्षवर्धन रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप बताइए, है ना, बताइए यहाँ की डॉक्ट्राइन्स क्या है, किसी को चैलेंज करना हो तो चैलेंज करें। तो यहाँ पर जो है ह्यूएनसांग विल बी लाइक कि हाँ महायान बुद्धिज्म में ऐसा होता है, सारे डॉक्ट्राइन्स उन्होंने बताने शुरू करे और बोला कि किसी को चैलेंज करना है। 4-5 दिन का टाइम दिया कि हाँ कोई डिबेट करना चाहता हो, शास्त्रार्थ करना चाहता हो तो व्हाई नॉट, आइए। तो ऐसा इस तरह की यहाँ पे बात उठी। तो किसी ने चैलेंज तो नहीं किया, बट देन ये टावर जला दिया गया। हाँ ये हुआ कि टावर ने आग पकड़ ली। तो कुछ तो यहाँ पे आप समझिए कि रिएक्शन है,
एट अगेंस्ट कि यहाँ पे जो हर्षवर्धन है वो अगर शायद बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे, पैटर्नाइज करेंगे, तो कहीं फिर से कोई अशोक जैसा ना हो जाए, कहीं फिर से कोई कनिष्का ना हो जाए। तो हर्षवर्धन अगर सपोर्ट कर देंगे, पैटर्नाइज कर देंगे, तो फिर से बुद्धिज्म का राइज हो सकता है, शायद ऐसा लोगों को लगा। एंड दैट इज द रीजन इस तरह का रिएक्शन देखने को मिला कि यहां पर हर्षवर्धन का असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है, प्लस ये टावर जला दिया गया है। तो हर्षवर्धन वॉज वेरी एंग्री कि ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग। एंड देन ही हैज कॉट सम 500 ब्राह्मणास, राइट। अगेन दीज आर लाइक जो है स्टोरीज जो उस समय बुक में लिखी गई, दीज कैन बी रॉन्ग, एग्जैजरेटेड, कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि है डिस्कशन में तो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। मैं ये नहीं कह रहा ये सही ही है, ऐसा ही हुआ है, बट दीज आर लाइक रेफरेंसेस जो है, जो प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षचरित ऐसी जो बुक्स लिखी गई, वहां से ये रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। तो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मण्स को पनिश भी किया, कुछ 500 ब्राह्मण्स पर जो है बैनिश की, नहीं आप लोग यहाँ राज्य से राज्य निकाला दे दिया गया, कुछ लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस तरह का यहाँ पे हमें इंसिडेंट देखने को मिलता है। यस, अगेन थोड़ा सा सोसाइटी का रिएक्शन है अगेंस्ट दी ऑल्टरनेट फिलॉसफी, जो पहले एक बार देख चुके हैं हम कि बुद्धिज्म का राइज हो चुका था, तो उसके खिलाफ ये रिएक्शन शायद हमको देखने को मिलता है। देन वो कहते हैं कि नहीं, एक और असेंबली होगी प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो प्रयाग में असेंबली करी गई, तो प्रयाग में एक दूसरी असेंबली कराई, उसमें भी सब लोगों को बुलाया, इसमें भी ह्यूएन को बुलाया। तो अपने राजकुमारों को, ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस को, मिनिस्टर्स को, नोबर्स को यहां भी जो है हर्षवर्धन ने इन्वाइट किया। और ह्यूएन सांग विल एक्चुअली अगेन टॉक अबाउट कि जो है डिस्कोर्स कि महायान बुद्धिज्म में क्या है एटसेट्रा, ये सारा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि महायान बुद्धिज्म के जो है अंडर इन्फ्लुएंस में आके, बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आके हर्षवर्धन सब कुछ दान कर देते हैं उस दिन। कहते हैं कि बस अपना कपड़े छोड़ के हर्षवर्धन ने सब कुछ दान कर दिया है। तो ओवरऑल ह्यूएन इज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय हर्षवर्धन। इसीलिए हर्षवर्धन की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है चाइना में कि हाँ, उनका एम्बेसडर आया और उसने वो दूसरे राजा को किडनैप करके चला गया। शायद इसीलिए हुआ है कि जो हर्ष की जो इमेज बिल्ड करी है ह्यूएन सांग ने इन चाइना, वो इस तरह के राजा की है कि ही इज ग्रेट, ही इज बेनेवोलेंट, ही इज यू कैन से वेरी मच डिवोटेड टू द पीपल एंड ऑल। इसलिए एंड दैट इज द रीजन कि जो है चाइना इस तरह से बिहेव करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो या तो दिस वाज प्रयाग असेंबली। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस एरा। तो हर्षवर्धन खुद भी, जैसा कि मैंने कहा, कि इज वेरी मच इनटू राइटिंग, प्ले, एक्टिंग। तो हर्षवर्धन ने तीन जो है प्ले लिखे हैं। एक है आपका 3 ड्रामा है, एक प्रियदर्शिका, एक रत्नावली और एक नागनंदा। ऐसा भी कहा जाता है कि ये राइटिंग्स एक्चुअली हर्षवर्धन की नहीं है। देयर इज अ डिफरेंट राइटर विच इज धावका, जिसने ये लिखा है, और इस पे खाली ऑथरशिप जो लिख दी गई है ना, कि यहाँ जो ऑथर जो है वो हर्षवर्धन है, एक्चुअली किसी और ने लिखा है ना। ये कोई बहुत अनयूजुअल सी बात नहीं है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि राजा के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के पूरी किताब लिखे समथिंग। कई बार वो एक ही किताब, अपनी बायोग्राफी या जर्नल लिखने में ही जो है टाइम निकल जाता है पूरा। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि हाँ ये बुक्स इनकी ओरिजिनली ना हो, राइट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बोला गया है तो है ना, तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि जो है ऐसा भी पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरी एक बुक की हमने बात करी थी, हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट ने लिखी है, हर्षचरिता। ये 4 किताबें हम लोग इस एरा में जानते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी हर्षवर्धन की, तो हमने ये पूरा डिस्कस किया, किंगडम, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूएन का अकाउंट, और बुद्धिज्म और नालंदा रिलेटेड डिस्कशन भी हम लोगों ने किया। चलिए, तो जो है कोशिश करिए PYQ अटेंड करने की। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट ह्यूएन सांग, कि हाँ उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर है पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है, अगर मिस कर रहे हैं तो देख लीजिए, चलिए पॉज करके जवाब दीजिए। दूसरा सवाल है विद रेफरेंस टू स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, आपको मैच करना है कि किसके साथ कौन है, राइट है ना, ये आपको बताना है। तीसरा सवाल है अबाउट इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स, ये साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टैक्ट्स के साथ जो है सवाल है, राइट है ना, इसका जवाब देने की कोशिश करिए। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, राइट है ना, और इसको पढ़िए और टेक योर टाइम, आराम से पढ़िए और जो है इसके बाद जवाब दीजिए। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट हर्षवर्धन। अब यहां से हमारे पास बच रहे हैं कुछ 6 चैप्टर विच इज मोर अबाउट इम्पैक्ट एंड ऑल, क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक का डिस्कशन है, एंशिएंट टू मिडिवल का डिस्कशन है, इस तरह के कुछ जेनेरिक डिस्कशंस यहाँ से बाकी हैं। स्टोरी वाइज जो है हमने काफी बातें फिनिश कर ली हैं, बट यहाँ से आगे का जो डिस्कशन है इट इज हेल्पफुल मोर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। जिस तरह से सवाल इस बार पूछा था कि वैदिक सोसाइटी वगैरह समझा दो, ऐसे पूछ सकता है कि एंशिएंट से मिडिवल में सोसाइटी जब जा रही है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, या साइंस एंड टेक ऑफ दिस एरा, ऐसा करके सवाल हो सकता है, जैसे इस बार पूछा था साइंस एंड टेक ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो इसके आगे का डिस्कशन मोर ऑफ मेंस रेलेवेंट है। हालांकि
ऐसा नहीं कि आपको स्किप करना है, बट माय पॉइंट इज कि उसमें मिलेंगे हमको फैक्ट्स भी मिलेंगे जो कहीं ना कहीं प्रेजेंस से पूछे जा सकते हैं, बट ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है ज़्यादा ओरिएंटेशन जो है तो वो यहाँ से मेंस का है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी इन डाउट सेगमेंट लेट मी नो, इन जो है कमेंट सेगमेंट डू लेट मी नो कि हाँ आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सही में नोट्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कि हाँ ऐसे ही चल रहा है, राइट है ना। तो अब समय बहुत कम है एंड बी वेरी वेरी सीरियस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि कैसी हो रही है पढ़ाई। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।